हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एडु ज्ञान। दोस्तों, अपन जो आपकी क्लास 10th की बुक का अपन सॉल्यूशन कर रहे हैं, क्लास जो 10th की राजस्थान अध्ययन की बुक है उसके मैंने पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवा दिए 6 से लेकर 12 तक की बुक्स का। उसके बाद देखो, अब आज जो अपन है वो राजस्थान की चित्रकला और लोक कलाएं अपन देखने वाले हैं। और ध्यान रखना, अगर चित्रकला के ये चैप्टर आप यहाँ से पढ़ लोगे ना, एक सिंगल क्वेश्चन आपका आउट नहीं होगा, क्योंकि सारे पेपर इन्हीं से बनते हैं। तो मैं बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेता हूँ। देखो, राजस्थान चित्रकला देखेंगे। चित्रकला के बारे में देखो, जो इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं जो आपके गाइडों में नहीं मिलेंगे वो आपको मैं अलग से नोट करवा दूंगा। देखिएगा, राजस्थान की चित्रकला का क्षेत्र अत्यंत समृद्ध है। यह चित्रकला की न केवल विविध शैलियां प्रचलित थी, वरन ये चित्र ये मतलब इसमें कोई आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो, राजस्थान में आलनिया, दर्रा कहाँ है, कोटा, बैराट जयपुर में है, दर आपका भरतपुर में है, नामक स्थानों से शैल गुफाओं के आदि मानव द्वारा बनाए रेखांकन प्रदेश की प्रारंभिक चित्रण परंपरा को दर्शाते हैं। वी.एस. वाकणकर ने राजस्थान में 1953 में कोटा में चंबल घाटी और दर्रा, झालावाड़ के निकट काली सिंध घाटी और अरावली में माउंट आबू और ईडर में चित्रित शैलियों की खोज की। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है आपका, देखो कि किसने 1953 में है जो इनकी खोज की थी। तो वी.एस. वाकणकर का नाम आता है। वी.एस. वाकणकर का नाम आप ध्यान रख लेना, एक तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो, राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध चित्र कौन से हैं? 1060 ईस्वी में रचित हैं। औद नियुक्ति वृत्ति एवं 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी, 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी और औद नियुक्ति वृत्ति, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। जैसलमेर भंडार में मिले हैं। सबसे पुराने चित्र ये हैं, ध्यान रखना, सबसे पुराने चित्र। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं, फिर एग्जाम में आ जाएंगे और आप समझोगे क्वेश्चन कहाँ से आए हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको पढ़ लेना आप, है ना। उसके बाद देखो, विशुद्ध राजस्थानी चित्रकला का जन्म 1500 ईस्वी के आसपास मान सकते हैं। कब मान सकते हैं? 1500 ईस्वी के आसपास। राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि मेवाड़ है। अब ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि कौन सी है? तो मेदपाट, जिसका ओके मेवाड़ अपन बोलते हैं, ये है। आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है यहाँ से, क्योंकि चित्रकला देखो आपने, मैं थोड़ा सा 1 मिनट आपके लेना चाहूंगा कि चित्रकला आपने वैसे पढ़ी है, ठीक है। मारवाड़ पेंटिंग, मारवाड़ स्कूल, ये भी सारी आगे आएंगी इसमें। लेकिन जो बारीक क्वेश्चन, मेरा टारगेट है कि आपका जो बारीक क्वेश्चन भी बने ना, वो यहाँ से आपका गलत नहीं हो, ठीक है। तो थोड़ा सा आप मैनेज करने की कोशिश करना 1-2 मिनट। उसके बाद आपकी जो रेगुलर जो आप जो पढ़ना चाहते हो ना, वही अभी तैयार हो जाएगा। देखिए, राजस्थानी चित्रकला के प्रारंभ में जैन शैली, गुजरात शैली और अब्बरन शैली का प्रभाव था, किंतु बाद में मुगल चित्रकला से भी ये प्रभावित हुई थी। अब देखो, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन किसने किया? आनंद कुमार स्वामी ने। राजस्थानी जो चित्रकला है उसका सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था? तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है आनंद कुमार स्वामी के द्वारा। में राजपूत पेंटिंग्स नामक पुस्तक में, कौन सी पुस्तक लिखी थी इन्होंने? राजपूत पेंटिंग्स में 1916 में प्रस्तुत किया। कब किया? तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि राजस्थानी चित्रकला का जो है वो वैज्ञानिक विभाजन कब हुआ। क्वेश्चन कैसे बन सकता है? वैज्ञानिक विभाजन भाई कब हुआ? तो 1916 में हुआ। किसके द्वारा किया गया? तो आपके आनंद कुमार स्वामी के द्वारा ये विभाजन किया गया। इस प्रकार से बन सकता है। उसके बाद देखो कि कुमार स्वामी, ओसी गांगुली और हेवेल ने इसे राजपूत चित्रकला कहा है, ठीक है। तो इनके नाम भी आपको थोड़े से यहाँ से ध्यान रखने हैं। इसके बाद देखो, W.H. ब्राउन ने भी, W.H. जो ब्राउन है उन्होंने भी अपना ग्रंथ कौन सा था? इंडियन पेंटिंग्स। कौन सा? इंडियन जो पेंटिंग्स है वो ग्रंथ किसका था? तो आपका W.H. ब्राउन का हो जाएगा। इस प्रकार से जो बारीक क्वेश्चन है उनको याद रखना है। इस प्रदेश की चित्रकला को राजपूत कला का नाम दिया था। तो राजपूत कला का नाम किसने दिया? तो W.H. ब्राउन के द्वारा दिया गया था। फिर क्या हुआ कि राय कृष्णदास ने इन मतों का खंडन कर राजस्थानी चित्रकला नाम दिया। तो राजस्थानी चित्रकला नाम फिर लास्ट में किसने दे दिया? ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। तो आपके राय कृष्णदास। कौन थे? राय कृष्णदास। तो यहीं से आपके बारीक क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद देखो, आप जैसे इसमें आगे आओगे, आगे अपन जैसे इसकी कुछ विशेषताएं दे रखी हैं, और डायरेक्ट अगर मैं आपको टॉपिक पे लेके आना चाहूँ तो ये है आपका कि विचित्र शैलियों का वर्गीकरण क्या है, ठीक है। जो आपकी चित्र शैलियाँ उसका वर्गीकरण, और यहाँ से ही आप पढ़ना चाहते हो। तो पहले जो भाई 1916 में इसका वैज्ञानिक विभाजन किया गया है, वो सारे फैक्ट आपने देख लिया। अब देखो, मेवाड़ जो शैली है ना, मेवाड़ शैली, तो मेवाड़ शैली में कौन कौन सी शैलियाँ आ जाएंगी? देखो, तो चावंड शैली, उदयपुर शैली, नाथद्वारा वाली शैली, देवगढ़ और सावरूप शैली, सापरा उप शैली, बनेड़ा, बागोर, बेगू, केलवा आदि ठिकानों की जो कला है वो मेवाड़ में आएंगी। मारवाड़ में कौन कौन सी हैं? जोधपुर शैली, बीकानेर शैली, किशनगढ़ शैली, अजमेर, नागौर, सिरोही, जैसलमेर,
घाणेराव, रिया, बिनाय, जूनिया आदि ठिकाना कला, ये मारवाड़ की। ध्यान रखना, अलग अलग याद रखना कौन सी की क्या है। हाड़ौती की कौन कौन सी, तो बूंदी, कोटा, झालावाड़। ढूंढाड़ में कौन सी, तो आमेर, जयपुर, शेखावाटी, अलवर, उनियरा। उनियरा टोंक वाली कौन सी में आएगी, ढूंढाड़ में। ठीक है, जिलाई, ईसरदा, शाहपुरा, सामोद। ठीक है, ये इसमें आ जाएंगी। अब देखो आगे, हालांकि देखो ये मैप भी दिया हुआ है, मैप से भी आप समझ सकते हो। अब देखो, अब एक एक को अपन देखते हैं, मेवाड़ शैली को देखना। राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभिक और मौलिक रूप मेवाड़ शैली में मिलता है। मेवाड़ शैली के अंतर्गत पोथी ग्रंथों का अधिक चित्रण हुआ है। तो पोथी ग्रंथों का सबसे अधिक चित्रण कहाँ हुआ है, तो आपका मेवाड़ शैली में हुआ है, पोथी ग्रंथों का। 1260 का श्रावण प्रतिक्रमण चूर्णी सूत्र नामक चित्रित इसका पहला उदाहरण है। ये क्वेश्चन तो आपका बार बार पूछा जा चुका है भाई। ठीक है, प्रथम जो चित्रित ग्रंथ था वो कौन सा था, तो श्रावण प्रतिक्रमण चूर्णी सूत्र। ठीक है, इस ग्रंथि का प्रथम उदाहरण है, जो तेज सिंह के राज्यकाल में हुआ। किसके काल में था ये, तेज सिंह के। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन तो आपका बार बार पूछा जा चुका है और आगे पूछे जाने की प्रबल संभावना है भाई। ठीक है, तेज सिंह के काल का है। कौन सा है, पहला जो चित्रित ग्रंथ है वो कौन सा है, श्रावण प्रतिक्रमण चूर्णी सूत्र। आगे आ जाओ। यही शैली 1423 में देलवाड़ा में लिखी गई और सुपासना चरियम, एक पुस्तक थी, कौन सी, सुपासना चरियम पुस्तक में दिखाई देती है। डगलस बेरेट और बेलिस गे ने चोर पंचाशिका शैली का उद्गम मेवाड़ से माना है। तो चोर पंचाशिका जो शैली है उसका उद्गम कहाँ से माना जाता है, मेवाड़ से माना जाता है। ध्यान रखना। महाराणा कुंभा काल कलाओं के उत्थान की दृष्टि से स्वर्णिम युग माना जाता है। ठीक है, महाराणा कुंभा। उदय सिंह के काल, ध्यान रखना, उदय सिंह के काल में बने चित्रों में भागवत पुराण का परिजात अवतरण मेवाड़ के चित्रकार कौन है, नानाराम की कृति है। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा कि नानाराम कौन सी चित्र शैली से संबंधित हैं। भाई देखो, जो बुक में जो नाम है ना कलाकारों की, नानाराम कौन सी चित्र शैली से है, तो मेवाड़ से। ध्यान रखना कि जो भी आपके ये चित्रकारों के नाम है वो इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से क्वेश्चन बनता है, चित्रकारों के जो नाम है। अब सारे आप याद नहीं रख सकते, तो जो टेक्स्ट बुकों में दे रखे हैं, जैसे अभी 10th की बुक है, तो इस चैप्टर में जो जो चित्रकारों के नाम आई वो याद कर लेना, वो काफी है, उनसे बाहर आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है, महाराणा प्रताप के समय 56 की पहाड़ियों में स्थित राजधानी चामुंड में भी चित्रकला का विकास हुआ और इस काल की समृद्ध जो है वो डोला मारू है। कौन सी है, डोला मारू है, जो वर्तमान में कहाँ है, राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में सुरक्षित है। ठीक है, डोला मारू। इसके बाद देखो उदयपुर शैली। अब उदयपुर शैली में कि उदयपुर जो शैली है वो महाराणा अमर सिंह के शासनकाल में चामुंड शैली का सबसे अधिक विकास हुआ। महाराणा अमर सिंह के काल में एक तो रागमाला मेवाड़ शैली का प्रमुख ग्रंथ है और इन चित्रों को निसारदीन नामक, तो रागमाला किसका हो गया, निसारदीन का। किसका हो गया, निसारदीन। तो ये निसारदीन जो कलाकार, इनको भी आप याद रखोगे। मेवाड़ में महाराणा जगत सिंह का जो काल है वो, मेवाड़ चित्र शैली का स्वर्ण काल किसको बोलते हैं, आप तो इस तरह से ध्यान रखो, मैं अलग से बता देता हूँ। मेवाड़ चित्र शैली का स्वर्ण काल है वो अपन आपके जगत सिंह प्रथम के काल को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, जगत सिंह जो फर्स्ट का जो काल है वो मेवाड़ चित्रशैली का स्वर्ण काल कहलाता है भाई। ठीक है, इस काल में कौन कौन से रसिक प्रिया, गीत गोविंद, भागवत पुराण, रामायण इत्यादि लघु चित्रों का निर्माण हुआ। राणा जगत सिंह कालीन प्रमुख चित्रकार कौन थे, साहिबदीन थे, मनोहर थे। तो साहिबदीन और मनोहर मेवाड़ से संबंधित हो जाएंगे। ध्यान रखना कौन, साहिबदीन और मनोहर। ठीक है, ये नाम याद रखना। एक अभी नानाराम मैंने आपको बताया। और देखना, महाराणा जगत सिंह ने राजमहल में चितेरों की ओवरी, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है, राजमहल में चितेरों की जो ओवरी नाम से एक चित्रशाला की स्थापना की, जिसे तस्वीरारों कारखानों के नाम से भी अपन पुकारते हैं। ठीक है, तो चितेरों की ओवरी कहाँ है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है पहले ये क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो, राणा जयसिंह के काल में लघु चित्रों का निर्माण अधिक हुआ। राणा संग्राम सिंह द्वितीय के काल में गीत गोविंद, बिहारी सतसई, सुंदर श्रृंगार, मुल्ला दो प्याजा के लतीफे और कलीला दमना ग्रंथों पर। तो कलीला दमना क्या है, इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब देखो इसकी विशेषताएं क्या थी, तो इसमें देखो गठीली मूछों से युक्त भरे चित्र थे, विशाल नयन, खुले अधर, छोटी गिरुआ थी। ठीक है, छोटा कद था, उदयपुरी पगड़ी थी, लंबा सापा था, स्त्रियों का चित्रांकन हुआ है। ठीक है, तो ये सारी विशेषताएं आपको याद रखनी है। अब देखो, इस शैली में अधिकतर लाल, पीले, हरे, नीले और सफेद रंगों का इसमें प्रयोग हुआ है। तो रंगों का प्रयोग भी आपसे पूछ लेता है कई बार। अब देखो नाथद्वारा शैली पे आ जाओ। तो मेवाड़ शैली का दूसरा प्रमुख दौर था वो नाथद्वारा शैली। भाई नाथद्वारा शैली किसकी उपशैली है, आपकी मेवाड़ शैली की है। तो नाथद्वारा में पुष्टि मार्गीय संप्रदाय की भारत की प्रसिद्ध पीढ़ है। ध्यान रखना, नाथद्वारा में कौन से, पुष्टि मार्गीय संप्रदाय। अच्छा, नया क्वेश्चन आपके लिए मेरे हिसाब से,
कि पुष्टि मार्गीय जो संप्रदाय है उसकी पीठ कहाँ है, तो नाथद्वारा में है। कहाँ है, नाथद्वारा में, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ही बनेगा आपका। जो RSM SSB जो बोर्ड है ना, वो इसी प्रकार के क्वेश्चंस बनाने के लिए जाना जाता है। फिर आप सोचते हो कि क्वेश्चन आ गए कहाँ से, ठीक है। तो इन बुकों को अच्छे से देखना है आपको। और जो श्रीनाथ जी की भक्ति का प्रमुख केंद्र होने के कारण मेवाड़ चित्र ये नई अध्याय जोड़ता है, ठीक है भाई। आगे देखो, आगे अगर जो मैं इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूँ। इसके बाद देखिएगा कि इसमें हरे पीले रंगों का अधिक प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो नाथद्वारा शैली में कैसे रंगों का, हरे पीले रंगों का प्रयोग इसमें हुआ है। इसके बाद अगर अपन आए तो नाथद्वारा शैली के चित्रकार कौन कौन हैं, तो बाबा रामचंद्र, नारायण, चतुर्भुज, रामलिंग, चंपालाल, घासीराम, तुलसीराम आदि नाम प्रमुख है। और महिला चित्रकार उसमें कमला इलायची कहाँ से संबंधित, ऐसे मान लेना आप तो नाथद्वारा शैली से। कौन, कमला इलायची, कमला और जो इलायची है ये महिलाएं थी, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन सी चित्र शैली से संबंधित हो जाएंगी, तो नाथद्वारा चित्र शैली से संबंधित थी। और जो पुरुष कलाकार थे उनमें देखो रामचंद्र, नारायण, चतुर्भुज, रामलिंग, चंपालाल, घासीराम, तुलसीराम, ये जो कलाकार है कौन से संबंधित हो जाएंगे, आपके नाथद्वारा से हो जाएंगे। ध्यान रखना, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे आ जाओ। अब देखो देवगढ़ शैली, तो महाराणा जयसिंह के राज्यकाल में रावत द्वारकीदास जो चुंडावत ने देवगढ़ ठिकाना 1680 में स्थापित किया था। इसके पश्चात यहीं देवगढ़ शैली का जन्म हुआ। और 16वें उमराव कहलाते थे, यहाँ के जो सामंत है वो 16वें उमराव कहलाते थे। तो कहाँ के सामंत 16वें उमराव कहलाते थे, देवगढ़ के, ठीक है। देवगढ़ शैली मारवाड़, जयपुर और मेवाड़ शैली का समन्वित रूप है। ध्यान रखना, पूछा जा सकता है ये कि मारवाड़, जयपुर और मेवाड़ शैली का समन्वित जो रूप है वो कहाँ देखने को मिलता है, तो आपका देवगढ़ शैली में देखने को मिलता है। और इसको श्रीधर जो अंधारे हैं उन्होंने प्रकाश में लाया था इसको, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान दे लेना। आगे अपन चलें तो प्रमुख चित्रकार कौन है देवगढ़ शैली के, तो देखिएगा कौला प्रथम, कौला द्वितीय, बगता, हरचंद, नंगा, चोखा, बैजनाथ, ये किसके हैं, देवगढ़ शैली के हैं। ध्यान रख लेना, ये कलाकार, थोड़े से कलाकारों के नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और देखना इसमें पीले रंग की बहुत आयात है, कहने कि पीले रंग अधिक प्रयोग किए गए हैं किसमें, देवगढ़ शैली में, ठीक है। इस भित्ति चित्र अजारा की ओवरी, मोती महल देखने को मिलते हैं। तो अजारा की ओवरी देवगढ़ कहाँ है, अजारा की ओवरी देवगढ़, याद रख लेना, अच्छा क्वेश्चन है। मारवाड़ शैली, अब देखो मारवाड़ क्षेत्र की चित्रकला का वैभव मूलतः जोधपुर की दरबारी शैली के रूप में देखा जाता है, किंतु इसके अतिरिक्त जैसलमेर, नागौर, अजमेर के कुछ भागों में इसका, अब देखना तिब्बतीय के इतिहासकार थे कौन, लामा तारानाथ थे, तिब्बत के थे। तो उन्होंने 7वीं सदी में मारू देश में चित्रकार श्रृंगधर का उल्लेख किया है, और जिसने पश्चिमी भारत में यक्ष शैली को जन्म दिया। पश्चिम भारत में कौन सी को, यक्ष शैली को जन्म दिया। इसके प्रारंभिक चित्रावश हमें प्रतिहालीन कालीन में मिलते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि लाला अमरनाथ कहाँ के आपके इतिहासकार थे, तिब्बत के। तो उन्होंने 7वीं जो सदी थी उसमें कौन से चित्रकार का वर्णन किया है, तो श्रृंगधर का वर्णन किया है। और इन्होंने कौन सी चित्र शैली को जन्म दिया था, यक्ष शैली को। श्रृंगधर ने किसको दिया था, यक्ष शैली को जन्म दिया था, ये भी थोड़ा सा आप याद रख लेना। उसके बाद देखो जोधपुर शैली। अब जोधपुर शैली में क्या याद रखना है, देखो मारवाड़ में कला और संस्कृति को नवीन परिवेश देने का श्रेय मालदेव को जाता है। किसको जाएगा, मालदेव को। और इस कार की जो आपके जैसे प्रतिनिधि चित्र शैली के उदाहरण में अपने चौखेलाव महल, ठीक है, चौखेलाव महल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और 1623 में कलाकार वीरजी द्वारा पाली के प्रसिद्ध वीर पुरुष विठलदास, भाई जो वीरजी थे उन्होंने जो पाली के प्रसिद्ध जो पुरुष थे कौन, विठलदास चंपावत के लिए रागमाला चित्रावली चित्रित की थी। कौन सी, रागमाला, किसके लिए, विठलदास के लिए, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना। इसके बाद देखो जोधपुर शैली में एक मोड़ महाराजा जसवंत सिंह के समय भी आया। कर्षण चरित्र की विविधता व मुगल शैली का प्रभाव इस काल के चित्रों में दिखाई देता है। महाराणा अजीत सिंह के शासन काल में संभवतः मारवाड़ शैली की सबसे अधिक सुंदर व प्राणवान चित्र बनाए गए थे। ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। महाराजा अभय सिंह के राज्यकाल में चित्रकार एक था डालचंद, को विशेष ख्याति प्राप्त हुई, ठीक है। तो डालचंद कौन से का हो गया आपका, जोधपुर का डालचंद, ठीक है। ये भी थोड़ा सा आप याद रख लेंगे। इस प्रकार से आगे अपन चलें तो महाराजा मान सिंह ने मारवाड़ की जो चित्रकला है उसको चरमोत्कर्ष कर पहुंचाया। नाथ संप्रदाय के अनुयायी महाराजा ने नाथों से संबंधित असंख्य चित्र बनाए हैं, ठीक है। तो ये नाथ संप्रदाय वाला थोड़ा सा याद रख लेना। इस समय के प्रमुख चित्रकार कौन थे, अमरदास भाटी, दाना भाटी, शंकर दास, माधवदास, राम सिंह भाटी, शिवदास, ठीक है। ये किसके हो जाएंगे, आपके मारवाड़ चित्र शैली के।
ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है इसमें। इसके बाद देखो बीकानेर शैली। अब बीकानेर शैली में कि इसमें जो है वो राव राय सिंह का नाम आएगा, ठीक है। बीकानेर नरेश राय सिंह मुगल कलाकारों की दक्षता से प्रभावित होकर उन्हें उस्ता कला, ध्यान रखना उस्ता कला कहाँ की है, तो उस्ता कला आपके बीकानेर की है। उस्ता कला ये तो आपको याद होगा शायद, उस्ता कला है। और कलाकार कौन था, तो इसमें उस्ता अली रजा और उस्ता हाकिम रुकनुद्दीन, हामिद रुकनुद्दीन जो थे वो प्रमुख थे। और बीकानेर शैली में इसके बाद अगर अपन देखना चाहें तो ये ऊँट पे आपके ऊँट की खाल पे सोने का चित्रण करके उस्ता कला विकसित की जाती थी, ठीक है। और अकबर है वो स्वयं अपने दरबार में उस्ता कलाकारों को सम्मानजनक स्थान इनको दिया था। तो मथेरन जो परिवार है, ठीक है, मथेरन कला ये भी आपकी यहाँ की प्रसिद्ध हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद देखो बीकानेर शैली से और क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो थोड़े से बीकानेर शैली के जो आपके कलाकार हैं कौन कौन है, तो देखो रामलाल, अली रजा, हसन आदि नाम उल्लेखनीय है। तो रामलाल कहाँ के हो जाएंगे, रामलाल आपके हो जाएंगे बीकानेर के, कहाँ के हो जाएंगे, बीकानेर चित्रशैली के हो जाएंगे, थोड़ा सा आप याद रख लेना भाई। इसके बाद अगर आप आओगे तो किशनगढ़ शैली। अब किशनगढ़ शैली का तो एक बनी ठनी फेमस है ही, अभी देखते हैं कि देखो क्या है। तो किशन सिंह ने 1609 में किशनगढ़ राज्य की नींव डाली थी। और उसके बाद देखो इसमें जो है राजा सावंत सिंह के जो काल में, सावंत सिंह के काल में नागरीदास जो हैं, सावंत सिंह नागरीदास के उपनाम से प्रसिद्ध थे, ठीक है। और जो किशनगढ़ शैली का स्वर्ण काल है, इसका जो स्वर्ण काल है वो आपका है सावंत सिंह का काल। किसका काल, सावंत सिंह का जो काल है ना उसको अपन इसका स्वर्ण काल बोलते हैं। और जो इसके कलाकार थे मोरदज जो निहालचंद है, उनमें जो है वो बनी ठनी बनाई थी। और ध्यान रखना एक क्वेश्चन ये है भाई, बनी ठनी तो मोरदज निहालचंद ने बना दी, लेकिन ये क्वेश्चन है ना ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि एरिक जो डिक्सन थे, कौन, एरिक डिक्सन, उन्होंने बनी ठनी को भारत की मोनालिसा कहा है। तो किसने है वो बनी ठनी को भारत की मोनालिसा कहा है, तो एरिक डिक्सन ने। और क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि एरिक डिक्सन ने किसको भारत की मोनालिसा कहा है, तो बनी ठनी को कहा है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। और भारत सरकार ने बनी ठनी पर डाक टिकट जारी किया है, तो कब किया है वो, 1973 में। 1973 में भारत सरकार ने जो बनी ठनी है आपकी है उस पे आपका डाक टिकट भी जारी किया है, ये भी आप थोड़ा सा याद रख लेंगे। अब किशनगढ़ शैली के कलाकार कौन कौन हैं, तो देखो नानक राम है, सीताराम है, सूरदवज है, मूलराज, मोरदज, निहालचंद है, बदन सिंह है, रामनाथ है, सवाई राम है, लाडली दास है। तो ये आपके जो हैं वो किशनगढ़ चित्रशैली के कलाकार हैं, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है। दोस्तों मैं ये जो आपका चैप्टर इसकी PDF है ना वो टेलीग्राम में डलवा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक जरूर कर दो, क्योंकि देखो आपको इस प्रकार से ये पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा। अब क्या है, जैसे मैं बताऊंगा तो आपके पास अगर बुक हो ना तो वहाँ से ये चीज़ देख लेना, जहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ ना वो देख लेना, क्योंकि एक बार तो आपको रिवीजन करने का फर्ज बनता है भाई। अगर जैसे सिलेबस में बोला गया है भाई 6 से अपन 10 तक की बुक जो लेवल फर्स्ट है, इसके अलावा 6 से 12 तक की जो बुक है वो लेवल 2 के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये थोड़ा सा एक आप चैप्टर आप देख लेते हो तो मेरे हिसाब से बेस्ट रहेगा। आगे देखो अजमेर शैली। अब जो है अजमेर है, तो अजमेर में अगर अपन बात करें तो अजमेर शैली में इतना कुछ वो नहीं है। तो इसमें अगर अपन देखना चाहें तो जो पाबूजी का जन्म इस व्यक्ति चित्रशैली का सबसे उदाहरण है, ठीक है। और यह एक ऐसी कलम रही जिसको हिंदू, मुस्लिम और ईसाई धर्म को समान आश्रय मिला था, ठीक है। इसके बाद अपन आएंगे जैसे तो बूंदी। अब देखो बूंदी से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, बूंदी चित्रशैली से मैं आपको बता दूं कि बूंदी जो चित्रशैली है उसमें कौन सा क्वेश्चन आपके लिए प्रभावित रहेगा, देखिएगा। तो चित्रकला की बूंदी शैली मेवाड़ चित्रकला से प्रभावित थी। समय समय पर बूंदी शैली में ग्रंथ और लघु चित्रों के माध्यम से इतना चित्रण हुआ कि आज संसार भर के संग्रहालयों में बूंदी शैली के चित्र मिलते हैं। राव छत्रसाल हाड़ा के काल में इस शैली का विशेष रूप से विकास हुआ। राव छत्रसाल ने प्रसिद्ध रंग महल बनवाया जो सुंदर भित्ति चित्रों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। फिर भाव सिंह उसके पुत्र अनिरुद्ध सिंह है, उन्होंने मुगल शासकों के निर्देशों से दक्षिण भारत के युद्धों में भाग लिया, जिससे बूंदी शैली में दक्षिणी शैली का प्रभाव समाविष्ट है। ध्यान रखना चित्रशाला का निर्माण राव उम्मेद सिंह के समय हुआ, और राव जो उम्मेद सिंह है उन्होंने जंगली सुअर का शिकार करते हुए चित्र फेमस है। तो ध्यान रखना जंगली सुअर का जो शिकार करता हुआ जो चित्र वो किसका है, वो उम्मेद सिंह का है भाई, ठीक है। किसका है, उम्मेद सिंह का है। इसके बाद अगर अपन बात करें तो जैसे कौन सी चित्र शैली में पशु पक्षियों, भाई पशु पक्षियों की जो विविधता देखने को मिलती है तो बूंदी में, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रख लेना, पशु पक्षियों के कारण ये फेमस रही थी, है ना। और जो इसके जो चित्रकार हैं वो सुरजन हैं, अहमद अली हैं, रामलाल हैं, श्री किशन हैं और साधुराम हैं। ये किसके हैं आपके। इसके बाद देखो कोटा है, तो कोटा भीम सिंह, ठीक है। इसके बाद अपन बात करें
तो ये कुछ दे रखे हैं, जैसे फिर झालावाड़ आपकी आ जाएगी, फिर जैसे ढूंढाड़ है, ठीक है, तो ढूंढाड़ आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। तो जो भी आपके जैसे ये फैक्ट हैं, जिसके अलावा जैसे जयपुर शैली है तो उसकी जो पीडीएफ है वो मैं डलवा देता हूँ, वहाँ से आप इसको अच्छे से कर लेना। जैसे अलवर शैली है तो विनय सिंह का जो काल है वो इसका स्वर्णकाल कहलाता है, ठीक है, विनय विनय जो सिंह है उनका काल स्वर्णकाल कहलाता है, ठीक है। और ध्यान रखना कोटा चित्र शैली, कोटा में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है क्या, शिकार के दृश्य कौन सी शैली में देखने को मिलते हैं, शिकार के जो दृश्य हैं वो कौन सी शैली में देखने को मिलते हैं, तो आपके कोटा शैली में ये आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद जैसे आप इस चैप्टर में देखो शेखावाटी के जो भित्ति चित्रों के लिए कौन फेमस है, तो शेखावाटी है, ठीक है, शेखावाटी है वो आपकी भित्ति चित्रों के लिए फेमस। अब देखो लोक कला पे आ जाओ, डायरेक्ट आप आ जाओ। अब जो है चित्रकला आप पढ़ लेना थोड़ी सी। अब लोक कला पे देखो, लोक कला में क्या क्या है। जैसे सांझी किसको बोलते हैं, तो देखना सांझी है वो दशहरे से पूर्व, दशहरे से पूर्व श्राद्ध पक्ष में बनाई जाती है। सांझी कब बनाई जाती है, तो दशहरे से पहले जो श्राद्ध पक्ष आता है उसमें सांझी बनाई जाती है। जो कुंवारी कन्याएं होती हैं वो सफेदी पुती दीवारों पर 15 दिन लगातार गोबर से आकार उकेरती हैं और उसका पूजन करती हैं। जो कुंवारी कन्याएं हैं वो सफेद जो पुती आपकी दीवार है उन पे 15 दिन तक आपका गोबर उकेरती रहती हैं, जिसे सांझी, सुंजली, सांजुली, सिंजी, सांझ की हांजी, हांजिया आदि नामों से पुकारा जाता है। कन्याएं गोबर से रेखाओं को उकेरकर उनमें कांच के टुकड़े आदि ये लगाती हैं और दमकती हुई रंगीन जो चित्ताकर आकृति है वो बनाती हैं। सांझी को माता पार्वती का रूप मानकर अच्छे वर घर की कामना के लिए कन्याएं पूजन करती हैं। तो सांझी कब बनाई जाती है, कब बनाते हैं सांझी, दशहरे से पहले श्राद्ध पक्ष में, ठीक है। इसके बाद देखो अपन बात करें आगे, अगर जैसे है तो मांडना क्या होता है, तो मांडने दीवारों को अलंकृत करने के लिए बनाए जाते हैं मांडने। फिर देखो फड़ क्या है, तो साप भीलवाड़ा जो सापुरा है उसमें छिपा जाति के जोशी चित्रों द्वारा पट चित्रण किया जाता है। और ध्यान रखना कि भीलवाड़ा के निवासी हैं श्रीलाल जोशी, वो इस शैली के प्रमुख कलाकार हैं। श्रीलाल जोशी फड़ से संबंधित हैं, ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना, ठीक है। जैसे कि देवनारायण जी की जो फड़ का वाचन करते समय है वो रावण हत्ता जो वाद्य यंत्र उसका प्रयोग किया जाता है। पाने क्या होते हैं, तो कागज पे देवी देवताओं के जो चित्र होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, पाने बोलते हैं, ठीक है, उनको अपन क्या बोलते हैं, पाने। कावड़ क्या हैं, जो लकड़ी के हैं, ठीक है। कावड़ बनाने के लिए चित्तौड़गढ़ जिले का जो बस्सी गांव वो फेमस है। कावड़ के लिए कौन सा है, जो बस्सी गांव। बस्सी गांव कौन सा, बस्सी जयपुर वाला नहीं है, बस्सी गांव है चित्तौड़गढ़ वाला। कौन सा, चित्तौड़गढ़ वाला, ठीक है। तो इसके बाद जैसे अब आपसे एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि गोडलिया क्या है, गोडलिया क्या है, तो पशुओं के शरीर पर विविध प्रकार की आकृतियों के बड़े कलात्मक दाग दिए जाते हैं। ये दाग चुराए गए पशुओं की शिकानत के अतिरिक्त सामान्य पहचान के लिए भी दिए जाते हैं, उनको अपन कहते हैं गोडलिया। गोडलिया किसको बोलते हैं, जैसे मान लो कि कोई भी आपका पशु है तो उस पे जैसे मान लो कि कोई निशान बना दिया आपने, जैसे सभी पशुओं पे ऐसा निशान बना दिया, ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, गोडलिया। क्या बोलते हैं इसको, गोडलिया बोलते हैं। ध्यान रखना क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। इसके बाद देखो मेहंदी है, मेहंदी आप जानते हो, ठीक है, गोदना गुदवाना, ठीक है, ये भी आप समझते हो। इसके अलावा जैसे कोठियाँ किसको बोलते हैं, तो कोठियाँ बोलते हैं भाई जो अनाज भंडारण के लिए जो काम में आती हैं, ठीक है, अनाज भंडारण के जो काम में आती है उसको कोठिया। व्हील किसको बोलते हैं, तो ध्यान रखना पश्चिमी राजस्थान में ग्रामीण अंचलों में व्हील रखने की परंपरा पुराने घरों में सर्वत्र दिखाई देती है। व्हील बांस की पतली खपच्चियों से धागे के बांधकर घोड़े की लीद मिली चिकनी मिट्टी से बनाई जाती है और यह व्हील विभिन्न आकार प्रकार के खाने लिए होती है। इसमें सुंदर बनाने के लिए इसमें कई प्रकार के छोटे छोटे गवाक्स, जालियां और कंगूरे बनाए जाते हैं, ठीक है, तो व्हील इसको बोलते हैं। कठपुतली क्या है, तो धागे की सहायता से जो भी कठपुतली है वो बनाते हैं उसको अपन कठपुतली कहते हैं, ठीक है। अब देखो कि कुछ क्वेश्चन है इस चैप्टर के, देखना आप यहाँ से, तो आप सोल्व करने की कोशिश करते हैं, देखिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है कि पिछवाई जो चित्रकला है वो किस चित्र शैली की प्रमुख विशेषता है, तो पिछवाई जो चित्र है वो नाथद्वारा शैली की है। पिछवाई कहाँ की हो जाएगी, तो पिछवाई जो है आपकी वो नाथद्वारा शैली की है। बनी ठनी किस क्षेत्र शैली से है, तो किशनगढ़, ठीक है, मोरदोज निहालचंद। जमुनादास, छोटे लाल, बक्साराम और नंदलाल कौन सी चित्रकला से जुड़े थे। जयपुर राज्य में उस कारखाने का नाम बताया जहाँ चित्रकार लघु चित्र बनाते थे, ठीक है। इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं, पक्षियों को महत्व मैंने पक्षियों के लिए बताई थी आपको, बूंदी शैली देखो, तो जो भी सारे क्वेश्चन हैं वो इसमें आ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा देखो और भी काफ़ी क्वेश्चन दिए हुए हैं कि सांझी का संबंध किस देवी से है, तो पार्वती से है। फड़ वाचन कौन करते हैं, तो भोपे करते हैं, ठीक है। मांगीलाल मिस्त्री का कौन सा प्रसिद्ध क्षेत्र है, फड़ से संबंधित श्रीलाल जोशी कौन से जिले के, भीलवाड़ा के मैंने बताया। सोजत किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आपकी मेहंदी के लिए सोजत प्रसिद्ध है। तो ये जो सारे क्वेश्चन है ना वो भी आपके लिए थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं।
तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करो, चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। इसी प्रकार से जो मैं है सारे जो चैप्टर्स आपको यहाँ पे रिवाइज करवाने वाला, क्योंकि आप वैसे भी तो टाइम वेस्ट कर देते हो 10-15 मिनट का, अगर आप यहाँ टाइम दे दोगे तो आपका कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, ये चैप्टर आपके यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। और मेरा टारगेट रहता है जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है भाई, जो बारीक क्वेश्चन है, क्योंकि जीके आप पढ़ते हो लेकिन जो बारीक क्वेश्चन है वो आपके गलत नहीं हो, इस क्लास का यही मुख्य उद्देश्य है। ओके फ्रेंड्स, तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, बाकी आपसे मिलते हैं अगली क्लास में।